हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटी है 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। ठीक है, जीके जीएस की क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 41 है। इससे पहले हम 40 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 29 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। सबसे पहले हम बात करें कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें कि इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। मुबारक शाह खिलजी, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यह गयासुद्दीन तुगलक का बेटा थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसे जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान के नाम से जाना जाता था और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, इसके कई निर्णय ऐसे थे जिसके कारण इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसने सोने चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है, सोने चांदी के सिक्के की जगह इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए फिर हम बात करें ऑप्शन में मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ओके, मुबारक शाह खिलजी। फिर है गयासुद्दीन बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी यह लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। फिर है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी की थी। ठीक है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जहाज महल नामक दो जलाशयों के बीच बने सुंदर 2 मंजिल जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी या सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें जहाज महल नामक 2 जलाशयों के बीच बने 2 सुंदर मंजिला जहाज महल का निर्माण किसने करवाया। तो जहाज महल का निर्माण करवाया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर हम बात करें
मोहम्मद बिन तुगलक की तो अभी हम आगे बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, ठीक है ना, सॉरी, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका गुलाम कौन था? तो इसका गुलाम था मलिक काफूर। ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था, तो ये था मलिक काफूर। मलिक काफूर को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इससे जाना जाता था हजार दीनारी। ठीक है, हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसे अलाउद्दीन ने 1000 दीनार देकर खरीदा था। ठीक है, फिर अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, बार बार के अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे और इनका गुलाम? तो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो यह इनके दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो ये डिटेल है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल के उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ बोस या स्वामी विवेकानंद? तो बंगाल के उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राइट आंसर ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हम बात करें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था। और इसे पारित किसने किया था? तो इसे पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि एक समाज सुधारक और लेखक थे। ठीक है, फिर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु, इन नामों से इन्हें जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना, ये पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय, व्यक्ति थे। ठीक है, पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय। ठीक है, पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में, ठीक है, 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय, पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में। ठीक है, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, इन्होंने दो जगह के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन ये भी इन्होंने लिखा, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला ये भी इन्होंने
लिखा है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर इस उपाधि को लौटा दिया था, ठीक है। फिर है सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस यह एक भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है ना, यह एक भारतीय गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी थे, ठीक है, भौतिकी विज्ञानी थे सत्येंद्र नाथ बोस। फिर हम बात करें स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद, इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, सॉरी नरेंद्र नाथ, इन हाँ नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से इन्हें जाना जाता था स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस ये इनके गुरु थे, और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना भी की थी, ठीक है, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, आप समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, थर्मोहैलाइन परिसंचरण विश्व भर में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक को सीधे प्रभावित करता है, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वायु प्रदूषण, भू आकृति। तो यह सीधे प्रभावित करता है जलवायु को, राइट आंसर ऑप्शन बी जलवायु। ओके, नेक्स्ट है, तीजन बाई किस नृत्य से जुड़ी है, बागुरुम्बा, गरबा, झूमर या पंडवानी। तो तीजन बाई यह जुड़ी है पंडवानी नृत्य से, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कई जैविक प्रक्रिया एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, पाचक एंजाइम कोशिका के किस भाग में मौजूद होते हैं, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो कई जैविक प्रक्रिया एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, पाचक एंजाइम कोशिका किस भाग में मौजूद होते हैं, तो यह मौजूद होते हैं लाइसोसोम में, राइट आंसर ऑप्शन डी लाइसोसोम। ओके, नेक्स्ट है, अपघटक द्वारा कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिक में विघटित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या किण्वन। तो इस प्रक्रिया का नाम है अपघटन, राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में सत्य नहीं है। पहला है, यह समिति इंदिरा गांधी के शासनकाल में स्थापित की गई थी, तो ये तो सत्य है। फिर है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम इसकी सिफारिश पर आधारित था, तो ये भी सही है। फिर है, इसने नागरिकों को कर्तव्यों के रूप में 9 मदों का सुझाव दिया, तो यह असत्य है। फिर है, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में स्थापित की गई थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ठीक है, इसने नागरिकों के कर्तव्यों के रूप में 9 मदों का सुझाव दिया, ये कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चिप, कॉन्डो, डफ और ड्राइवर किस खेल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, घोड़सवारी, पोलो, गोल्फ, शतरंज या तैराकी। तो चिप, कॉन्डो, डफ और ड्राइवर यह खेल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, तो ये है गोल्फ में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी गोल्फ। ओके, नेक्स्ट है, 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस शासक ने शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस शासक ने शासन किया, 297 ईसा पूर्व में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर, ठीक है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इनके साथ इन्होंने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस शासक ने शासन किया, कुमारगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने, राइट आंसर ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है, चंद्रगुप्त का मौर्य का बेटा था, और इन्हें
अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था बिंदुसार को, ठीक है, अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। फिर है अशोक, तो अशोक यह है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिंदुसार का बेटा था, ठीक है। अशोक इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। कब अपना लिया था? तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके कारण इसने उपगुप्त से प्रभावित होकर, ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, अशोक ने, ठीक है। फिर है कनिष्क, तो कनिष्क यह कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। कुमारगुप्त यह गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जिस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो राज्य है केरल। राइट आंसर ऑप्शन डी, केरल। और फिर बात करें कि किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात है, राज्य की बात करें, ठीक है ना, कम लिंगानुपात, तो कम लिंगानुपात ये है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में कम लिंगानुपात है। फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि सर्वाधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक लिंगानुपात तो ये है पुदुचेरी में और कम है तो ये है दमन और दीव में, ठीक है। केंद्र शासित में सर्वाधिक लिंगानुपात है पुदुचेरी में और सबसे कम है दमन और दीव में, और राज्य में सबसे अधिक है केरल में और सबसे कम है हरियाणा में। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 2023 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव विविधता, कार्बन भंडारण, पर्यावरण, पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए अमृत धरोहर योजना को अगले डैश में लागू करने का प्रस्ताव रखा। 7 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो अगले 3 वर्ष में लागू करने का प्रस्ताव रखा। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक ने होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता का वर्णन किया? तो किस पुस्तक में लेखक ने होलोकॉस्ट और द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता का वर्णन किया? एक युवा लड़की की डायरी, मुझे पता है कि पिंजरे में बंद चिड़िया क्यों गाती है, मेरे पिता के सपने, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। तो यह किस पुस्तक में लेखक ने वर्णन किया है? तो ये किया है एक युवा लड़की की डायरी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर बात करें मुझे पता है कि पिंजरे में बंद चिड़िया क्यों गाती है, तो ये किसका पुस्तक है? तो ये है माया एंजेलो की, ठीक है। फिर मेरे पिता के सपने, तो यह पुस्तक है बराक ओबामा की, ठीक है। फिर स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, तो ये है नेल्सन मंडेला की। ये सबकी आत्मकथाएं हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको कुचिपुड़ी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार 2022 मिला? कुमकुम लाल, मक्खन चंद्र बोरा, चरण गिरधर चंद या स्मिता राजेश भाई शास्त्री को? तो किसको कुचिपुड़ी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार 2022 मिला? तो यह मिला है स्मिता राजेश भाई शास्त्री को। राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पैरा एथलीटों में से कौन सा एथलीट ऊंची कूद स्पर्धा से जुड़ा है? अवनी लेखरा, दीपा मलिक, अजीत सिंह यादव या मारियप्पन थंगवेलु? तो इनमें से जो पैरा एथलीट में से जो एथलीट हैं जिन्होंने ऊंची कूद स्पर्धा से जुड़े हैं वो हैं मारियप्पन थंगवेलु। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है
एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? हिंदुस्तानी संगीत, जैज संगीत, कर्नाटक संगीत या लोक संगीत? तो एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में कर्नाटक संगीत, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक संगीत क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? यमुना, कावेरी, महानदी या कृष्णा? तो पांडिचेरी केंद्र प्रदेश, ठीक है, पांडिचेरी केंद्र प्रदेश, ठीक है, यह किस नदी बेसिन में स्थित है? तो यह स्थित है कावेरी नदी, राइट आंसर ऑप्शन बी, कावेरी नदी। फिर हम बात करें कावेरी नदी है कहाँ से निकलती, ठीक है, तो कावेरी नदी है निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती है, ठीक है। फिर यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। महानदी तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी, ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। कृष्णा नदी तो यह निकलती है महाबलेश्वर, एक मिनट, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, कृष्णा नदी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 0.26 ग्राम कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन से 0.13 ग्राम जल प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन की प्रतिशत संरचना डैश है। तो यहाँ इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बता देती हूँ, तो इसका राइट आंसर होगा 5.78%, ठीक है, 5.78%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा? तो राज्य विधानमंडल में सदन को निचला सदस्य माना जाता है विधानसभा सदन को, राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप? तो यह किया गया है पुदुचेरी, राइट आंसर ऑप्शन बी, पुदुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में पहला सफल कपड़ा मिल स्थापित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, लखनऊ या कोलकाता? तो पहला सफल कपड़ा मिल स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था मुंबई शहर में, राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो किस अधिनियम ने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो यह किया था 1935 का सरकार अधीन, भारत सरकार अधिनियम, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? किसी व्यक्ति द्वारा दान के रूप में प्राप्त आय, अपने उद्यमशीलता कौशल के उपयोग के लिए एक परिवार द्वारा प्राप्त आय, अपनी पूंजी के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय, अपनी भूमि के उपयोग के लिए एक परिवार द्वारा प्राप्त आय? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? तो जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है वो है किसी व्यक्ति द्वारा दान के रूप में प्राप्त आय, राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, जॉन बील मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम या तेलंगाना? तो जॉन बील मेला यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है असम राज्य में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, असम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2023-24 में प्रस्तावित आयकर अधिनियम 1961 का कौन सी धारा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देती है?
धारा 139A, धारा 234C, धारा 80C या धारा 194P? तो ये है धारा 194P। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।